बाजार को लगता है बुरी नजर लग गई। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड मार रहा बाजार अचानक चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है। एक तरफ इजराइल ईरान का बढ़ता घमासान उसे डरा रहा है, तो दूसरी तरफ क्रूड ने मूड खराब कर रखा है। इतना क्या काफी था कि अचानक एफआईएस का चीन प्रेम जाग गया और वो जमकर बिकवाली करने लगे। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में 32,000 करोड़ का माल बेच दिया। नेगेटिव खबरों के भंवर में फंसे बाजार को अब दूसरी तिमाही के अच्छे नतीजे ही संजीवनी दे सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि Q2 बचा ले तू। इट्स अर्निंग सीजन अगेन, और अब तक इंडिया इंक का अर्निंग्स मोमेंटम लार्जली आप सबने नोटिस करा होगा सपोर्टिव रहा है। बट अब ओवरऑल मूड कैसा? क्या डिमांड ठंडी पड़ रही है? क्या वो मोमेंटम अपनी स्टीम लूज कर रहा है? क्या अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं अब बढ़ रही हैं? क्या इंडिया इंक फिर से अच्छे नंबर्स, बेहतर नतीजे डिलीवर कर सकता है? दरअसल तमाम दिक्कतें हमें वैसे ही सता रही हैं। वो यूएस की अनसर्टेनिटी, वो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस, वो चाइना का स्टिमुलस, क्रूड का उबाल और स्टेट इलेक्शंस की अनसर्टेनिटी। और ये सब सता इसीलिए रही हैं क्योंकि हैं तो वैल्यूएशंस रिच हमारे बाजार के। ऐसे में इंडिया इंक का परफॉर्मेंस, इनको Q2, हमारे जो Q2 रिजल्ट्स हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए या जस्ट ठहराने के लिए। इसीलिए शो का नाम ये रखा गया था, Q2 बचा ले तू। मदद करने के लिए, और क्योंकि हम लोग बेसिकली करना क्या चाहते थे, अगले हफ्ते से रिजल्ट सीजन का बिगुल बज जाएगा। आगाज होगा 10 तारीख को। दिग्गज टीसीएस के रिजल्ट्स आ रहे होंगे, तो अपने को करनी है तैयारी। इंडिया इंक का परफॉर्मेंस, Q2 के रिजल्ट्स रहेंगे कैसे, और ये तैयारी किसके थ्रू करें? भाई देश की लीडिंग ब्रोकरेजेस के हेड ऑफ रिसर्च जुड़ जाएं तो और क्या चाहिए। तो चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कान साहब, जो कि इक्विटी और डेरिवेटिव रिसर्च के हैं, वहां के हेड। बीएनपी पारिबास, शेर खान भाई बीएनपी पारिबास के हेड ऑफ रिसर्च संजीव होता साहब। एसबीआई सिक्योरिटीज के डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च सनी अग्रवाल साहब। ये सब जुड़े हैं आज हमारी मदद करने के लिए। और आइडिया ये था कि ओवरऑल रिजल्ट सीजन कैसे रह सकता है, और उसमें जोड़ दीजिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स का तड़का। अपना होमवर्क, अपनी तैयारी पूरी हो जाएगी। अच्छा, मैं इंडिविजुअल सेक्टर्स में जाऊं उससे पहले मैंने सोचा था तीनों से एक जेनरिक सवाल पूछूंगा कि कैसा रह सकते हैं Q2 के नंबर्स। तो मेरे जहन में था कि वो व्हील होता है ना, वो गुड, बैड, अगली आमतौर पर अपन लोग कहते हैं। अब इसमें एक चीज मिसिंग थी, गुड से सीधे बैड पे चले गए थे, तो मैंने एक बीच में रोक दिया ठीक ठाक वाला। तो गुड, ठीक ठाक, बैड या अगली, कैसे देख रहे हैं एक्सपर्ट्स इस बार के Q2 के परफॉर्मेंस को? धर्मेश, आप लोग चोला सिक्योरिटीज में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कैसा परफॉर्मेंस? और अगर इसी पैमाने पर रखना है मुझे, इसी कैटेगरी में गुड, ठीक ठाक, बैड या अगली, कैसा लग रहा है आपको इस बार का Q2? आशीष जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे तो थोड़ा बैड लग रहा है। Q1 तो ऑलरेडी खराब था। आप देखें तो निफ्टी 50 के हिसाब से 4.5% का ही अर्निंग्स ग्रोथ आया था सालाना, ईयर ऑन ईयर। 2 सेक्टर ने लास्ट क्वार्टर को संभाला था। एक was बीएफएसआई सेगमेंट, जहां 20% का ओवरऑल ग्रोथ था, और दूसरा थोड़ा आईटी सेगमेंट, जहां पर 8.5 से 9% का ग्रोथ था। मुझे लगता है आईटी इस बार भी 8.5 से 9% के आसपास ग्रोथ डिलीवर कर देगा Q2 में। बट बीएफएसआई जो पिछले क्वार्टर में 20% का ग्रोथ था, वो घट के आ जाएगा 16-17% पे। ओवरऑल निफ्टी 50 की बात करें तो मुझे लगता है अराउंड 7 से 7.5% के आसपास का ईयर ऑन ईयर देखें तो ग्रोथ आना चाहिए। और 500 टॉप 500 मार्केट कैप की बात करें तो बिकॉज सपोर्टेड बाय बीएफएसआई सेगमेंट, वो आपका 5-5% के आसपास ही ग्रोथ आएगा। तो ये हाफ ईयर तो खराब दिख रहा है मुझे। और इस बार जो मॉनिटरेबल जो पॉइंट्स रहेंगे, एक तो रहेगा ऑपरेटिंग मार्जिन,
वहां पर थोड़ी स्लाइड आएगी, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस जो अप्रैल और मई में बढ़े थे उनका इम्पैक्ट Q2 में आने वाला है। तो एक वहां पर स्लिपेज आएगा 50-60 बेसिस पॉइंट का। दूसरा रहेगा थोड़ा अनसिक्योर्ड लेंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कलेक्शन एफिशिएंसी घटा है और एनपीए रेशियो से बढ़ के आएंगे फ्रेश स्लिपेजेस अकाउंट पे। तो उसके कारण प्रोविजनिंग के कारण मैंने कहा जो 20% से वो 16% घट के आएगा बीएफएसआई सेगमेंट का। ये दो कंसर्न एरियाज हैं और आपने पहले ही हाईलाइट कर रखा है कि वैल्यूएशंस बहुत रिच है। इसके सपोर्टिव अगर अर्निंग्स नहीं आए तो प्रॉब्लम आएगी मार्केट में। तो मैं तो उस लिहाज से देख रहा हूँ, हो सकता है दिवाली तक मैनेज हो जाए, बट उसके बाद थोड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग रहनी चाहिए मार्केट में। मूव करने का धर्मेश ने गुंजाइश ही नहीं दी। मैं भाई डॉक्टर साहब से पूछा था निडल घूम क्यों नहीं रही, बोले यार उन्होंने बैड ही बोला है तो जहां थी वहीं की वहीं रह गई। तो पहले ही नतीजे का कर्टन रेजर जो मिला है धर्मेश से, भाई साहब शायद हो सकता है इंडिया इंक का परफॉर्मेंस खराब इस क्वार्टर में। लार्जली सिंगल डिजिट ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड है। हाँ हायर होंगे 7 से 9% के आसपास, लेकिन कमजोर परफॉर्मेंस। सनी आप लोग क्या मान के चल रहे हो भाई? कर्टन रेजर क्या कहता है Q2 का? हालात पटरी पे आएंगे या पटरी पे रहेंगे, डिरेल हो जाएंगे? और आप लोग क्या मानते हो ये गुड बैड अगली वाले मामले में? या गुड आफ्टरनून आशीष जी। और मुझे तो पहले जो शो का टाइटल है ना काफी अच्छा लगा, Q2 तू बचा ले क्योंकि तू। कहीं ना कहीं बचा ले तू, यस, तो वेरी नाइस टाइटल। और इसके पीछे मुझे लगता है कि इस बार थोड़े मिक्स बैग रिजल्ट्स रहेंगे। और एट द सेम टाइम जो सब कुछ जो छोटे सेक्टर हैं, जैसे कैपिटल मार्केट हो गया, ज्वेलरी हो गया, ईएमएस हो गया, पैकेजिंग हो गया, ऑफिस लीजिंग, हाउसिंग फाइनेंस, ये जो छोटे छोटे सब सेक्टर है वहां हम नतीजे अच्छे आते हुए देखेंगे। और जो बड़े सेक्टर हैं, जैसे धर्मेश जी ने भी कहा कि बीएफएसआई बैंकिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा जो अर्निंग मोमेंटम है उसमें स्लो डाउन होते देखेंगे। आईटी में हालांकि हमने ऑलरेडी देखा था कि काफी एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव जो स्टॉक प्राइस में बिल्टअप हुआ है कि जो डिमांड रिकवरी है वो काफी अच्छी रहेगी। लेट्स सी क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे तब ये जो कमेंट्री है वो बरकरार रहती है कि वहां कहीं ना कहीं कोई डेविएशन नजर आएगा। हाँ। एफएमसीजी स्टेपल अगेन, तो मुझे लगता है कि जो बड़े सेक्टर है वहाँ डिसेंट काइंड ऑफ नंबर आएंगे। और जहाँ वीक नतीजे आएंगे उसमें जो कुछ सेक्टर जो हमें लगते हैं वो है तो सीमेंट। वो ठीक है, इंडिविजुअली मैं आऊंगा तो वो नीडल तो घुमा दो। आपका मानना क्या ओवरऑल? गुड, ठीक ठीक ठाक, ठाक बैड या अगली? ठीक ठाक रहेंगे मेरे हिसाब से, मिक्स बैग रहेंगे। ठीक ठाक रहेंगे, मिक्स्ड बैग, बैड, ठीक ठाक। होता साहब ये हिस्टोरिकली Q2 रहता कैसे है इंडिया इंक का, और आप लोग क्या मान रहे हो इस क्वार्टर परफॉर्मेंस से? ठीक ठाक तो काम होने नहीं वाला। गुड आफ्टरनून। देखिए Q2 में सीजनलिटी बहुत सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहता है, जैसे आईटी सेक्टर के लिए तो सीजनली बहुत स्ट्रांग रहता है। लेकिन हाँ। ओवरऑल देखिए अगर बात करें निफ्टी की तो लास्ट क्वार्टर भी जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था निफ्टी के लिए वो 3% का था और 4% का निफ्टी में ओवरऑल ग्रोथ आया है। और इस बार भी हमारा अनुमान है कि निफ्टी में 5 से 6% का एक ओवरऑल ग्रोथ आ सकता है। और बीएससी 500 की बात करें तो वहां पे 7 से 9% का ग्रोथ का अनुमान है और बीएससी 200 में 8 to 10%। तो मुझे लगता है कि नैरेटिव कुछ चेंज हुआ नहीं है। मॉडेक्स एक्सपेक्टेशन के साथ ये क्वार्टर में हम एंटर कर रहे हैं और उस प्रकार से मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी निराशा हाथ में आएगी, क्योंकि 15% का जो हम अर्निंग का अगर इसका एस्टिमेट कर रहे हैं ओवर नेक्स्ट 2 years, उसमें कोई एस्टिमेट में बदलाव नहीं होगा। लास्ट क्वार्टर भी हमने देखा कि 1% का अर्निंग का हमने रिवाइज किया था। ये क्वार्टर भी मुझे लग रहा है मोटा मोटी 15% के आसपास अर्निंग का अगर को लेके चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक ही नंबर्स रहेंगे। लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि जो मार्केट FY26 और FY27 में अभी जो एस्टिमेट कर रहा है वो बहुत डिपेंडेंट रहेगा कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या होने वाली है। तो मार्केट विल मोर कंसर्न अबाउट मैनेजमेंट कमेंट्री देन द रिजल्ट इधर उधर थोड़े से हो सकते हैं, तो मुझे उसका डर नहीं है। और वैल्यूएशन की बात जैसे धर्मेश जी ने भी बोला, मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप सिर्फ 8% अभी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे जीडीपी हाईएस्ट ग्रोथ है और अर्निंग 15% है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो हम कंटिन्यू प्रीमियम में चलते ही जाएंगे। मुझे प्रॉब्लम लग रहा है स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में जहाँ पे 40-50% प्रीमियम में चल रहा है हिस्टोरिकल एवरेज से, वहां प्रॉब्लम हो। हाँ, एक प्रॉब्लम और है, पॉजिटिव सरप्राइज नहीं मिलेगा अगर मैं सोच के चल रहा था, क्योंकि बैड से ठीक ठाक के बीच ही इस बार का इंडिया इंक का परफॉर्मेंस रहेगा। तीनों एक्सपर्ट के व्यू आपने देख लिए। ये है Q2 की ओवरऑल तस्वीर।
अब एक काम करता हूं, आगे बढ़ता हूं। इन एक्सपर्ट्स को मैंने कुछ सेक्टर शेयर करे, तो प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं जिन पे चर्चा करना जरूरी है। वो सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा एक्सपेक्टेड है। अच्छा, इनमें से वैसे इस समय किसी भी ब्रोकरेज की ओवरऑल प्रीव्यू पे रिपोर्ट नहीं आई है, उसके बावजूद ये एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। इनकी शायद खुद की भी नहीं निकली होगी, पर हमारी मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। मैंने इनसे कहा था सेक्टोरली और साथ में उस सेक्टर में कौन सा स्टॉक जो पॉजिटिव सरप्राइज दे सकता है या खास तौर पे आपको पसंद आ रहा है, आपकी नजर हो, वो तड़का भी ऐड कर दीजिएगा। धर्मेश, सबसे पहले तो सबसे हेवीवेट पॉकेट बैंक्स, आप में से कई लोगों ने हिंट शेयर कर दिया है बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए। लास्ट टू लास्ट क्वार्टर मुझे याद है सब लोग फोकस कर रहे थे एनआईएम्स पे, एनआईएम्स के कॉन्ट्रैक्शंस पे। लास्ट क्वार्टर का की बज़वर्ड बन गया था उसके बाद डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, क्योंकि वहां पे चैलेंजेस आने शुरू हुए थे। इस क्वार्टर की थीम आप लोगों के लिहाज से क्या होगी? बैंक्स दरअसल परफॉर्म कैसा करेंगे और कौन से इक्का दुक्का बैंक जो खास तौर पे आप लोग के रडार पे? बिल्कुल आशीष जी, देखिए वो दो जो बस था वो इस बार भी है। एक तो निम्स का कॉन्ट्रैक्शन लास्ट क्वार्टर में थोड़ा देखने को मिला था, ज्यादातर बैंकों में मिला था देखने में। मुझे लगता है इस बार भी 10-15 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स तो बढ़े हैं और पास ऑन उन्होंने किया नहीं है अभी तक कॉस्ट ऑफ फंड, बढ़े हुए कॉस्ट ऑफ फंड को। दूसरा, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का जिस तरीके से एडवांसेस और डिपॉजिट्स के जो अपडेट्स आए हैं बाकी बैंकों के, तो वहां पर 2 से 2.25% का डिफरेंशियल इस बार भी क्रिएट हो गया है। तो वो भी ब्रिज जो है वो गैप होता हुआ, ब्रिज होता हुआ दिख नहीं रहा जो गैप था, तो वो प्रॉब्लम रहेगी। इस बार जो सबसे अहम प्रॉब्लम दिख रही है और जो हम लोगों ने ग्राउंड लेवल चेकिंग भी करी है, वहां पर एक ही बात समझ में आ रहा है, जो कलेक्शन एफिशिएंसी रेशियो है जो 98-99% हुआ करता था, वो स्लिप होकर 96-97% आ रहा है। तो 1-1.5% कलेक्शन एफिशिएंसी रेशियो स्लिपेज का मतलब है कहीं ना कहीं 50 से 80 बेसिस पॉइंट का आपका ग्रॉस एनपीए बढ़ेगा, स्लिपेजेस बढ़ेंगे। तीसरा प्रॉब्लमेटिक फैक्टर मुझे यहां दिख रहा है, तो निम कॉन्ट्रैक्शन रहेगा ही, क्रेडिट डिपॉजिट गैप बढ़ता वही नजर आ रहा है और एसेट क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम नजर आते हुए दिख सकती है। तो ओवरऑल इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि बैंकों में थोड़ी तेजी हुई भी नहीं है पिछले, अगर आप 3-4 महीने के पूरे मार्केट में देखें। बहरहाल उसके अंदर मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक का नतीजा काफी अच्छा आया था Q1 का। 15% से इन्होंने डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों ग्रो किए थे, एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट था और निम्स में 10-12 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन था, अराउंड 4.36% का निम्स था। नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ के अच्छा है 13-14%। तो मुझे लगता है 16-17% इस बार इनका ग्रोथ रहना चाहिए, कंसिडरिंग कि एचडीएफसी बैंक का हम लोगों ने देखा 7% के आसपास ही एडवांसेस ग्रोथ है, तो वो मार्केट शेयर आईसीआईसीआई बैंक लेके जाएगा। तो हम लोगों की नजर उस पर है। वैल्यूएशन के हिसाब से फेयरली प्रेस्ड है, बट रिलेटिव तौर तरीके से देखेंगे अगर थोड़े भी बेहतर नतीजे इसके आए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो एज टैक्टिकल Q2 अर्निंग्स के हिसाब से उस पर बाई की सलाह है। आईसीआईसीआई बैंक को रखिएगा रडार पे। बख्शी साहब के आने के बाद से हर क्वार्टर एक बढ़िया पॉजिटिव सरप्राइज। हाँ, बस लास्ट क्वार्टर थोड़ा मिला जुला रहा था, अदरवाइज बहुत रिमार्केबल आउट परफॉर्मेंस बना रहा। ये बात सही है, निफ्टी जब पिछले क्वार्टर से मतलब जून क्वार्टर के एंड से अब तक निफ्टी 5% चढ़ा तो बैंक्स फ्लैट हैं, बावजूद इसके कि लास्ट सीरीज के सेकेंड हाफ में बैंक्स ने आउट परफॉर्म कर रहा था। ये तस्वीर है। तो कंसर्न्स तो है इस पॉकेट को लेकर, सता रहे हैं और एक्सपर्ट्स मानते हैं नतीजे ठंडे ही रहने वाले हैं बैंकिंग स्पेस के। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट होता साहब आपके लिए आईटी। एक्सेंचर के नंबर्स आए अभी हाल फिलहाल, और ये सब मानते हैं कि एक्सेंचर के नंबर्स क्योंकि सिमिलर बिजनेस मॉडल है, हमें पहले से एक कर्टन रेजर दे देते हैं कि हमारा आईटी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। नंबर्स तो अच्छे थे, FY25 का गाइडेंस बढ़ाया था, ऑर्डर बुकिंग्स स्ट्रांग थी, तो हिंदुस्तान में भी अति उत्साहित हो गए सब। ये देखिए आईटी इंडेक्स जून क्वार्टर ऑनवर्ड्स 5% आई निफ्टी चलता है तो आईटी इंडेक्स 17% का आउट परफॉर्मेंस था। पर होता साहब क्या वाकई इंडियन आईटी कुछ कमाल कर पाएगा या हमारे एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस पे एक्चुअली खरा उतर पाएगा, या डाउट है उसको लेकर? जी आशीष जी, अगर आईटी की बात करें तो लास्ट 2 क्वार्टर में ऑलरेडी अर्निंग बॉटम आउट हो चुके हैं और अभी जो एक्सपेक्टेशन है कि FY25 के एंड तक और FY26 में पूरा वो रिकवरी एक देखने को मिलेगा। अभी हम मिड ऑफ द रिकवरी साइकिल में हैं। एक्सेंचर का भी नंबर में हमने देखा था कि जो एक्सपेक्टेशन था बहुत ही म्यूटेड था और उसके सामने एक्सेंचर ने ठीक ठाक नंबर्स दिए और स्टॉक चला। और हमारा भी इस बार जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ही म्यूटेड है। नेक्स्ट 3 क्वार्टर के लिए एटलीस्ट सिंगल डिजिट ग्रोथ में रहने वाला है आईटी का।
लेकिन जैसे जैसे बीएफएसआई में हमने देखा कि यूएस में थोड़ा सा सुधार आ रहा है, यूरोप में और यूके में अभी भी प्रॉब्लम है, तो वो बॉटम आउट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो FY26 में जो रिकवरी का जो नैरेटिव है वो अभी भी बरकरार है। तो ये क्वार्टर में मुझे लग रहा है कि एक स्टेबल सा क्वार्टर रहेगा, कोई हाई एक्सपेक्टेशन के साथ हम उतर भी नहीं रहे हैं, मार्जिन स्टेबल रहेगा। गाइडेंस मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस थोड़ा सा बढ़ा सकता है 1%, एचसीएल टेक्नोलॉजी रिटेन करेगा अपना गाइडेंस। तो कोई भी ऐसा बड़ा सरप्राइजिंग वाला क्वार्टर नहीं लग रहा है। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा, मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी यूएस में इलेक्शन आने वाले हैं और जो फेड का रेट कट होने वाला हो रहा है उसके में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिफरेंट सेक्टर में, ठीक। वो जानना हाँ। और वो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात सही है, मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर और फॉरवर्ड गाइडेंस वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। वो तस्वीर थ्रो अप करेगी कैसा आने वाला समय रहेगा। ऑटोज, सनी आपके पास आऊंगा। इनलाइन परफॉर्मेंस निफ्टी और ऑटो इंडेक्स रख दूंगा तो जून क्वार्टर ऑनवर्ड बराबर, लेकिन विद इन ऑटो बहुत वैरिड परफॉर्मेंसेस हैं। टू व्हीलर्स ने गजब का आउट परफॉर्म करा था स्टॉक प्राइस के लिहाज से मैं कह रहा हूं, और वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने बहुत अंडर परफॉर्म करा था। खैर वो सब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। लेकिन सनी, कैसे ऑटो नंबर्स आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो? मुश्किल है एक ही ब्रश से सबको पेंट करना क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स हैं, लेकिन नजर कहां रहेगी और कौन से स्टॉक पे रहेगी? या डेफिनेटली विद इन ऑटो इस बार का जो आउट परफॉर्मिंग सब सेक्टर रहेगा वो टू व्हीलर रहेगा, जहां हमने देखा था कि काफी रोबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ थी अक्रॉस द बोर्ड। टीवीएस, हीरो एज वेल एज दूसरे प्लेयर्स में भी बहुत आईसी इंजन एज वेल एज ईवी दोनों साइड हमने ग्रोथ आती हुई देखी। तो मुझे लगता है कि क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस टू व्हीलर प्लेयर्स के और आते दिखेगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ। Margins are likely to remain healthy, especially for two wheeler player। जिस तरह से सेल्स वॉल्यूम अच्छी आई है और कहीं ना कहीं जो प्रीमियम व्हीकल का शेयर है वहां हम इंक्रीमेंट आते हुए देख रहे हैं, और रॉ मटेरियल प्राइस एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं बिनाइन था पिछले क्वार्टर में, तो मुझे लगता है कि मार्जिन भी बेहतर रहेंगे। फोर व्हीलर जो सब सेक्टर है हमें लगता है कि काइंड ऑफ म्यूटेड सेट ऑफ रिजल्ट दिखाएंगे, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम कहीं ना कहीं वीक थी पूरे क्वार्टर में, और हाई चैनल इन्वेंट्री के चलते हमने एक डिस्काउंटिंग का भी एक एग्रेसिव डिस्काउंटिंग काफी प्लेयर की ओर से आती हुई देखी। तो मुझे लगता है कि फोर व्हीलर प्लेयर्स के शायद से मार्जिन थोड़े प्रेशर में आ सकते हैं। ट्रैक्टर मुझे लगता है कि काइंड ऑफ इनलाइन काइंड ऑफ सेगमेंट रहेगा, और मानसून में यूजुअली अच्छे नहीं करते हैं। सेकंड हाफ इज समथिंग विच इज बेटर फॉर कमर्शियल व्हीकल। सेक्टर चूज करना होगा तो टू व्हीलर चूज करूंगा मैं। एंड विद इन दैट अगेन मेरा टॉप पिक रहेगा हीरो मोटोकॉर्प। 7-7% की वॉल्यूम ग्रोथ हमने क्वार्टर 2 में आती दिखी थी, और एट द सेम टाइम इसके जो आगे के जो दो बड़े ट्रिगर हैं वो है आईपीओ ऑफ एथर एनर्जी एंड हीरो फिनकॉर्प। और वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे काफी रिजनेबल लगता है। 22 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल FY26 के अर्निंग पर चल रहे। हाँ, और जाते जाते सितंबर के नंबर्स और भी स्ट्रांग हो गए थे इस क्वार्टर के। रखिए हीरो मोटोकॉर्प को, और वैल्यू अनलॉकिंग के चलते भी फायदा शायद इस स्टॉक को मिले। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। 3 प्रोमिनेंट सेक्टर्स कवर कर लेते हैं, ऐसे ही 3 और इंटरेस्टिंग सेक्टर्स जिन पर ब्रेक के उस पार अपन करेंगे इन्हीं दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं आने वाले Q2 नंबर्स की, कैसे रह सकते हैं वो समझने की कोशिश हो रही है देश के 3 प्रोमिनेंट ब्रोकरेजेस के हेड ऑफ रिसर्च के साथ। अगला सेक्टर धर्मेश आपके लिए वो है मेटल्स। क्विकली समझाएं कैसा एक्सपेक्टेड, और आपकी किसी स्टॉक पे नजर हो तो। बिल्कुल आशीष जी, मेटल गो टू सेक्टर है। जिस तरीके से पूरे ग्लोबल मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी सहायता इसमें मेटल सेक्टर को मिलेगी। और साल ईयर ऑन ईयर देखें तो ऑलमोस्ट 11-12% का मेटल्स में, एल्यूमिनियम में, जिंक में, टिन, रबर में जंप भी आया। सिर्फ फेरस मेटल जो स्टील है वो अच्छे नहीं कर रहे हैं, बट मुझे लगता है आने वाले दिन में वहां पर भी एक तेजी आएगी। उस लिहाज से देखें तो मुझे लगता है हिंडाल्को इंडस्ट्री सबसे बेटर प्लेस्ड है, जहां पे एल्यूमिनियम और कॉपर का काफी अच्छा मिक्स है, और प्लस इनके जो
अंतर्राष्ट्रीय सब्सिडरी है नोवेलिस एंड एलरिस, वहाँ से भी एल्यूमिनियम कैंस का जो काम करते हैं यूएस में, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इनको बेनिफिट मिलेगा। विथ इंटरेस्ट रेट कमिंग डाउन कंजम्पशन बढ़ेगा। तो हिंडाल्को पर नज़र है, मुझे लगता है 4 से 6% के आसपास का इस रेंज में वॉल्यूम ग्रोथ होना चाहिए और ब्लेंडेड रिलाइजेशन बढ़ेगा तो 12-14% के आसपास इनकी अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी और 12-13 के पी मल्टीपल पर ये मिल रहे हैं 1 ईयर फॉरवर्ड, 14% का आरओई है। तो यहाँ पर भी अराउंड 10-15% के अपसाइड का स्कोप है, तो वहाँ पर बाई करने की सलाह रहेगी। ओके, फेरस मतलब जहां पे स्टील है, नॉन फेरस अदर देन स्टील यानी कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब आ जाते हैं। होता साहब, फार्मास्यूटिकल्स अभी प्रोजेक्शन करना पूरे सेक्टर का मुश्किल होता है क्योंकि सबके अपने अपने लॉन्चेस, सबके अपने अपने रेगुलेटरी हर्डल्स, पर फिर भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? किस तरह के ग्रोथ प्रोजेक्शंस होंगे और कहां नजर होगी? आशीष जी देखिए, जी रेमडेसिविर जो ड्रग है वो अभी भी कंट्रीब्यूशन उसका स्ट्रांग है और ये क्वार्टर में भी रहेगा। और 2-3 जो प्रीमियम ड्रग लॉन्चेस हुए हैं वो भी सपोर्ट करेंगे। और यूएस जो जेनरिक प्राइसिंग है वहां पे थोड़ा सा ईज ऑफ देखने को मिला है, तो वो अच्छा है सेक्टर के लिए। और डोमेस्टिक आईपीएम का ग्रोथ देखिए, हालांकि मॉडरेशन हुआ है लेकिन वो भी स्टेबल है और करेंसी बेनिफिट ये क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है ये क्वार्टर भी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा और क्योंकि मार्जिन स्टेबल रहेंगे तो हाइयर डबल डिजिट आपका नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। और ये क्वार्टर में मेरी जो नजर रहेगी वो सन फार्मा पे है क्योंकि उसका स्पेशलिटी पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और अच्छा कर रहा है। डोमेस्टिक आईपीएम ग्रोथ भी वो स्ट्रांग है उसका, तो सन फार्मा मुझे लगता है आउट परफॉर्म कर सकता है। फार्मास्यूटिकल्स रडार पर रखिएगा। वैसे फार्मा ने 17% के लास्ट क्वार्टर से अब तक के रिटर्न्स दे दिए, निफ्टी से बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस है। लास्टली अपन चलते हैं एफएमसीजी एज अ स्पेस पे। और सनी, थोड़ा से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स वो अब तक के क्वार्टर अपडेट्स को लेकर, कोई डाबर, लेकिन उसकी कंपनी स्पेसिफिक इशू ज्यादा लग रही थी। मैरिको ठीक ठाक, पर एनी विच वेज एफएमसीजी कैसा परफॉर्म करेगा? आशीष जी, एफएमसीजी में हमें लगता है कि जो रूरल रिकवरी की जो थीम थी वो ये क्वार्टर में कंटिन्यू होगी, बैक बाय दी वेरी हेल्दी मॉनसून और जिस तरह से पॉपुलर स्कीम ड्यू टू इलेक्शन गवर्नमेंट की ओर से चल रही है। एट द सेम टाइम अर्बन में कहीं ना कहीं स्लो डाउन देखने मिलेगा। एंड विद इन एफएमसीजी हमें लगता है कि जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वाली जो कैटेगरी है, जैसे वैल्यू अपैरल रिटेलर है या ज्वेलरी सेगमेंट है, वहाँ कहीं ना कहीं बेहतर ग्रोथ आते हुए देखेंगे। कंज्यूमर स्टेपल्स में मिक्स बैग रहेगा, तो फ्यू कैटेगरी लाइक टूथपेस्ट, टूथब्रश और फॉर दैट मैटर हेल्थ एंड पर्सनल कंजम्पशन वाली जो कहानी है, स्टोरीज है, वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी बेहतर ग्रोथ रहेगी। तो कंज्यूमर स्टेपल में काइंड ऑफ मिक्स बैग रहेगा, जिस तरह से हमने डाबर की भी कमेंट्री आते हुए देखी। और अगर मुझे कुछ स्टॉक यहाँ पिक करना होगा तो हालांकि सभी स्टॉक काफी ऊंचे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर जो कंपनी लगती है वो आईटीसी, जहाँ काइंड ऑफ एक स्टेबल अर्निंग आने की उम्मीद है ये क्वार्टर में। हमें लगता है कि कंपनी तकरीबन 23,500 करोड़ की बॉटम लाइन दर्ज करेगी FY26 में। तकरीबन 27 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है एज कम्पेयर टू सेक्टर एवरेज 45 to 50। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी रीजनेबल है। और होटल बिजनेस जब डीमर्ज होगा तो रिटर्न रेशियोज हम आईटीसी में इंप्रूव होते हैं होपफुली। या चलिए, तो ओवरऑल बातचीत क्या हुई? बातचीत से ओवरऑल रिजल्ट ऐसे लग रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर गए, तो वही काफी है। आउट परफॉर्मेंस वगैरह की छोड़िए आप। बैंक्स, फाइनेंशियल शायद कमजोर रहे, लेकिन आईसीआईसीआई रेडार पे रखिएगा। आईटी कमेंट्री पे खास तौर पे नजर रहेगी। ऑटोज में टू व्हीलर्स आउट परफॉर्म करेंगे, किसी हीरो मोटोकॉर्प पे नजर रखिएगा। मेटल्स में हिंडाल्को, जेएसपीएल जैसे काउंटर्स शायद पॉजिटिवली आपको सरप्राइज करें। फार्मास्यूटिकल्स अच्छा रन रेट कंटिन्यू कर सकता है और उसमें सन फार्मास्यूटिकल्स सबसे स्वीटली प्लेस्ड आज भी नजर आता है। और फाइनली एफएमसीजी मिले जुले हो सकते हैं, लेकिन जो पॉकेट्स अच्छा करेंगी उसमें अपैरल्स है, ज्वेलरी है और कंज्यूमर स्टेपल्स हैं। और खास तौर पे वैल्यूएशंस का कंफर्ट आज भी आईटीसी के साथ है, वही पसंद आ रहा है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, बढ़िया तरीके से नतीजों की कुछ हद तक पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए हमारे को, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।